एक रात रूपाली को छत पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कौन रो रहा था, क्या राज था, जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपाली की शादी साधारण तौर तरीके से हुई थी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। उसकी छोटी बहन की भी शादी होनी थी। रूपाली के पति की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था, इसीलिए उसके यहाँ भी कोई धूमधाम नहीं थी। रूपाली बहुत कम बोलने वाली, बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन हाँ, घर के कामों में वह निपुण थी। उसने कुछ ही दिनों में ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। उसकी 2 ननद थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो लोग अपने ससुराल में कम, मायके में ज़्यादा रहती थी, वो भी अपने बच्चों और पति के साथ। रूपाली सबकी सेवा करते करते थक जाती थी, पर उसकी कोई मदद नहीं करता था। और सासू माँ ने कह रखा था, हमारे घर का नियम है कि बहू सबसे बाद में खाना खाती है। एक रात रूपाली जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, उसको सीढ़ियों पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, लेकिन ये क्या, सीढ़ियों से वो आवाज़ छत पे पहुंच गई। अब उसको छत पर जाना पड़ा। वो क्या देखती है, एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बैठी है। उसका सिर उसके घुटनों के बीच में है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और पूछती है, दीदी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं? इतना सुनते ही उसने अपना सिर ऊपर किया। रूपाली की डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। रूपाली की चीख सुनकर उसके पति की आंख खुल गई। रूपाली को अपने कमरे में ना पाकर वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा। ऊपर जाकर देखता है रूपाली बुत बनी खड़ी हुई है। उसके आते ही वो औरत गायब हो गई। रूपाली के पति ने रूपाली से छत पर आने का कारण पूछा। तब उसने बताया, यहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए यहाँ आई। देखा, सफ़ेद साड़ी में एक औरत रो रही थी। जब मैंने उसके रोने का कारण पूछा, तब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल दहकती हुई थी। मैं डर गई, तभी मेरी चीख निकल गई। रूपाली के पति, जिनका नाम श्याम था, वह उसे हाथ से पकड़कर नीचे कमरे में ले गए। रूपाली को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सुबह रूपाली कमरे से बाहर नहीं आई। सब लोग नाश्ते पानी के लिए इंतज़ार करने लगे। उसकी ननद ने जाकर माँ से कहा, माँ आज महारानी सो रही है, तुम्हारे दामाद चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। इतना सुनते ही गुस्से में सासू माँ रूपाली के कमरे में चली गई और बोली, महारानी कब तक सोगी? श्याम भी बिना कुछ खाए दफ्तर चला गया और दामाद जी भी चाय नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। पर रूपाली तो ज्यों की त्यों लेटी रही। तभी सासू माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ना था कि रूपाली उठ बैठी। सासू माँ को बालों से पकड़कर दीवार में दे मारा और फिर उसके सीने पर बैठकर थप्पड़ की बौछार शुरू कर दी। सासू माँ ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी। उनकी आवाज़ सुनकर सभी कमरे में आ गए। रूपाली का नया रूप देखकर सबके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि रूपाली तो कभी किसी को जवाब तक न देती थी। सभी कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद कमरे से नॉर्मल रूप में बाहर रूपाली आई और बोली, माँ जी आज देर हो गई उठने में, माफ़ करना। फिर वह जल्दी से बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर निकली। सब आश्चर्य से उसे देख रहे थे। तभी ननद जी उसके लिए चाय ले आई। बड़े प्यार से रूपाली को चाय दिया और बोली, भाभी कोई बात नहीं, मैंने चाय नाश्ता सब बना लिया है। रूपाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर रूपाली ने खाना बनाया, रोज़ की तरह सभी को खाना परोसा। सभी चुपचाप खाना खाने लगे। तभी अपने लिए खाना ले आई और सभी के साथ खाना खाने लगी। नंदोई साहब को मजाक सूझा। वह उसके पास बैठकर अपने हाथों से रोटी का कौर लेकर उसके मुंह में डालने लगे। रूपाली ने उनकी उंगलियां चबा डाली और बोली, कुत्ते मुझे खाना खिलाएगा? मैं तुझे खिलाती हूँ। और उसे गिराकर उसके सीने पर उछलकर बैठ गई और गर्दन पकड़ ली और बोली, तुम लोगों ने ऐसे ही मेरी गर्दन दबाई थी। सब उसका हाथ गर्दन से छुड़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से उसने गर्दन छोड़ी। सब डरे सहमे सासू माँ के कमरे में चले गए।
और आपस में बातें करने लगे। कोई कह रहा था, लग रहा है कंचन की आत्मा इस पर आ गई है। तभी नंदोई साहब ने श्याम को फ़ोन कर तुरंत घर आने को कहा। श्याम ने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और घर आ गया। रूपाली अब नॉर्मल थी, वह काम में लगी थी। श्याम अपनी माँ के कमरे में पहुँचा। उसकी माँ ने सारी कहानी बताई। यह सुनकर श्याम अवाक रह गया। उसी समय दूसरी ननद भी अपने पति बच्चों के साथ आ गई। आते ही बोली, भाभी देखो आज मेरे बच्चों का मन पिज्ज़ा खाने का कर रहा है, मुझे तो आता नहीं, जल्दी से बना लाओ, मेरे बच्चों को भूख लगी है। यह कहकर अपनी माँ के कमरे में चली गई। उसकी माँ के कमरे में सब इकट्ठा थे। उनको इकट्ठे देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग एक साथ बैठे हो, कोई बात है क्या, इसे भी मारने की प्लानिंग हो रही है? श्याम ये बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। बोला, क्या मतलब, क्या तुम लोगों ने मेरी कंचन को मारा था? इतने में ही कमरे में रूपाली अचानक आ गई और बोली, तू तो इनके प्यार में अंधा था, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। अपनी छोटी ननद की तरफ उंगली उठाकर कहती है, इसने मेरे पेट पर लात मारी थी, जिसके कारण मेरा बच्चा पेट में मर गया था। इनके पतियों ने कई बार मेरी इज्जत लूटी और मुझे धमकी देते थे, यदि मैंने इस बात को तुम्हें बताया तो ये तुम्हें मार देंगे। श्याम, तेरी माँ ने मुझे बहुत दुख दिए, अब इसको अपने ऊपर किए हुए जुल्मों की सज़ा दूंगी। सभी डर के मारे कमरे से अपने बच्चों को लेकर भागने लगे, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। रूपाली की आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। श्याम हाथ जोड़कर बोल रहा था, इन लोगों को पुलिस के हवाले करना है, वही इन्हें सज़ा देंगे। रूपाली के शरीर को छोड़ दो। पर उस पर तो जुनून सवार था। अपनी नंदों और उनके पतियों को गेंद की तरह उछाल उछाल कर पटक रही थी। कभी सास के बालों को पकड़कर दीवार से भिड़ा रही थी और बोल रही थी, बता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रूपाली ने नंदों के बच्चों को छत पर लटका दिया, जिस कारण वह अपनी माँ से बोल रही थी, माँ सब सच सच बता दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को मार देगी। हमें अपनी फिक्र नहीं है, पर अपने बच्चों की है। तभी श्याम की मम्मी पापा की आत्मा भी वहाँ आ गई। दोनों कहने लगे, कंचन ये केवल तुम्हारे ही नहीं, हमारे भी दोषी हैं। हमारे बेटे श्याम को इनकी हैवानियत मालूम ही होनी चाहिए। कंचन, तुम्हें रूपाली का शरीर मिल गया है, इसलिए तुम इससे इसके गुनाह का खुलासा श्याम के सामने करवाओ। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कंचन ने बाल पकड़कर नोचे और बोली, बोल बुढ़िया, नहीं तो आज तेरा आखिरी दिन है। तब श्याम की माँ श्याम के पैरों पर गिरकर बोली, बेटा मैं ही इन सब की गुनहगार हूँ। जब तुम छोटे थे ज़्यादातर अपने नानी नाना के यहाँ रहते थे। तुम्हारा पिता जो अय्याश किस्म का था, अपनी बीवी के होते हुए उसने मुझसे नाजायज़ संबंध बनाए। मैं उसके पैसे के लिए पागल हो रही थी, किसी भी तरह मुझे उसकी जायदाद मिल जाए। मेरे पति को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हारे घर आकर रहने लगी। तुम्हारी माँ पर हुक्म चलाती थी, रानी बनकर रहती थी। अपनी दोनों लड़कियों का भी उसी से काम कराती थी, उसे बाहर झांकने ना देती थी। एक रात जब तुम्हारी माँ ने चुपके से भागने की कोशिश की तो मैंने पीछे से उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसने वहीं दम तोड़ दिया। तुम्हारे पिता को उसकी मौत से बहुत दुख हुआ। अब उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा था। तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वह गुमसुम रहने लगे। एक दिन मुझे पता चला उन्होंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया है। इस कारण मैं तुम्हारी नानी के घर से ले आई। तुम्हारे पिता के सामने तुम्हें बहुत प्यार देती थी, लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं तुम्हें मारती पीटती खाना नहीं देती थी। उनसे कहती थी, मेरी बेटियां भी तो तुम्हारी बेटी हैं, उन्हें भी कुछ हिस्सा दो। सब श्याम के नाम कर दिया है। वह कुछ ना बोले। फिर मैं बोली, देखते नहीं हो श्याम को मैं कितना प्यार कर रही हूँ, वैसे ही मेरी बेटियों को भी समझो। वो बोले, ठीक है सोचूंगा, और फिर साइड पर चले गए। वह शहर के जाने माने बिल्डर ठेकेदार थे। एक दिन अचानक घर जल्दी आ गए, मुझे पता ही ना चला। मैं तुम्हें बिजली का करंट लगा रही थी। यह देखकर वो चिल्लाकर बोले, ये क्या कर रही हो, ये मर जाएगा, इतना छोटा है, इसे भी मार दोगी? तब वह तुम्हें स्कूल ले जाते और वापस लाकर अपने ही किसी दोस्त के घर में रखने लगे। शाम को अपने साथ घर लाते, तुम्हारे साथ सोते, हम लोगों से ना बात करते थे, ना मेरा बनाया हुआ खाना खाते थे।
हम माँ बेटियों को खर्च के रूप में रुपए दे देते थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के जो गहने थे वो मुझे दे दिए थे, उन्हें मैंने बेच दिया। उससे मुझे काफ़ी पैसे मिले। मैंने उन पैसों से तुम्हारे पापा की सुपारी दे दी। गुंडों ने देखा तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़कर साइड जा रहे हैं। वह उन्हें सन्नाटे में पा गए और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। जब मुझे इसकी सूचना उन गुंडों ने दी, मैं बहुत खुश हुई। घर में मैंने खीर बनाई और हम लोगों ने मज़े से खाई। कुछ देर बाद फ़ोन आया कि तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। फ़ोन पर मैंने घबराते हुए पूछा, कहाँ, कब, किसने मारा? पुलिस वालों ने मुझे उस स्थान का नाम बताया। मैं अपनी बेटियों के साथ उस स्थान पर पहुंच गई। खूब रोई, बार बार बेहोश होने का नाटक किया। पुलिस वाले और वहां पर सभी लोग मेरी हालत पर तरस खा रहे थे। तभी तुम्हारे स्कूल में पता चल गया कि श्याम के पिता का मर्डर हो गया है। तुरंत तुम्हें लेकर वारदात की जगह पर आ गए। मैंने उन लोगों के सामने तुम्हें अपने सीने से लगा लिया। अब मेरी मजबूरी हो गई थी तुम्हें प्यार से पालने की, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया था। मैं उनकी आज भी रखैल बनकर यहाँ रह रही हूँ। मैंने अपनी बेटियों की बड़ी धूमधाम से शादी की, पर घर के काम के लिए मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ी। कंचन के पेट में तुम्हारे बच्चे होने की खबर सुनकर हम लोग परेशान हो गए। फिर हम लोगों ने तुम्हारी पत्नी के बच्चे को पेट में ही मारने की योजना बनाई। मेरे कहने से मेरी छोटी बेटी ने उसके पेट पर लात मारी। जब दर्द से तड़फने लगी तब हम सब ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया और तुम्हें उसके जीने से गिरने की खबर दी ताकि इस मौत को हादसा बताया जाए। फिर काम की समस्या होने लगी। बेटियां आती थी तो उन्हें काम करना पड़ता था, इसलिए साल बीतते ही तुम्हें अपने बुढ़ापे का वास्ता देकर दूसरी शादी करने को राजी कर लिया और रूपाली से तुम्हारी शादी करवा दी। अब हम सतर्क हो गए थे। पहले ही दिन से मेरा छोटा दामाद गर्भ निरोधक गोलियां ले आया, जिसे मैं चुपचाप उसके खाने में डाल देती थी जिससे बच्चा ना हो। ये सब बातें श्याम ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली। उसने 100 नंबर डायल किया, पुलिस को बुलाया। कुछ देर बाद ही पुलिस टीम आ गई। श्याम ने सारी रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दी, जिसकी बिना पर उन लोगों को जेल हो गई। फिर कभी कोई आत्मा उनके घर में नहीं आई। आज कंचन और श्याम एक बच्चे के माता पिता बन गए हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मनोरंजक कहानी पे।